मैं कौशल किशोर आपका कौशल की क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है होम लोन टैक्स बेनिफिट्स। कि आपको होम लोन को अगर कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है तो कितनी टैक्स की बचत हो सकती है। तो टैक्स का आउटगो का बर्डन कम करने के लिए आपको होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पोर्शन का कितना अमाउंट जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आज इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स की। कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको किस तरह के बेनिफिट्स जो है टैक्स के रिबेट में मिल सकती है। टैक्स को देगी अगर आपका टैक्सेबल इनकम बन पा रहा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि होम लोन टैक्स बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और किस तरह से इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहा जाता है कि नॉर्मली एक होम या हाउस लेना किसी भी सिटीजन्स के लिए ड्रीम कम ट्रू है। तो वही है, घर खरीदना एक सपने जैसा होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा इनकरेज करती है अपने सिटीजन्स को कि आप अपने हाउस लेने में घर लेने में आप इन्वेस्ट करें और उसमें पैसा लगाएं। तो अगर कई बार आपको पैसे नहीं है या कम है तो उसके लिए आपको होम लोन मिल सकता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और एनबीएफसी से। तो जो भी हो, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसमें आपको कई तरह की टैक्स बेनिफिट मिल जाती है। तो टैक्स बेनिफिट जैसे क्या क्या मिलता है, तो जब आप होम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम मल्टीपल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला चीज क्या है इसमें कि आपको 80C के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। अब 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन कितने की मिलती है, क्या चीजें हैं, मैं नीचे डिस्कस करता हूँ आगे। तो अब इसमें एसएससी को बेनिफिट्स क्या होगा कि अगर उसका टैक्सेबल इनकम बनता है किसी तरीके से, उसका इनकम जो ज़्यादा है और उस पर टैक्स बन पा रहा है, तो आपको होम लोन लेने से अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कि आपने पूरे साल में जितना भी अमाउंट जो है प्रिंसिपल पोर्शन और इंटरेस्ट पोर्शन जो आपने पे किया होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं कि जब आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें आपके रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी आपकी टैक्स जो है वो कम पे करेंगे। होम लोन जब रिपे करते हैं तो डेफिनेटली आप ईएमआई पे कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो आप ईएमआई जब पे कर रहे हैं तो ईएमआई में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये सबको पता होता है कि आप कुछ पोर्शन जो है आप प्रिंसिपल अमाउंट का पे कर रहे होंगे, तो कुछ अमाउंट जो है आप प्रिंसिपल पोर्शन पे कर रहे होंगे और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट कर रहे होंगे। जो भी आपने लोन सैंक्शन करा रखा है उसके ईएमआई जब आपका कन्वर्ट हो जाता है उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट में कितनी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप रीपे कर रहे हैं ईएमआई के रूप में, तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपको ईएमआई का प्रिंसिपल पेमेंट जो है सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन होती है बेसिकली कि आप जो भी प्रॉपर्टी जिस पे आपने लोन ले रखा है वो प्रॉपर्टी आप 5 सालों विद इन 5 ईयर्स, मतलब जब आप लोन ले चुके हैं उसको अगले 5 साल में आप बेच नहीं पाएंगे। जब भी पोजीशन मिला है, पोजीशन डेट से प्रॉपर्टी को आप 5 सालों के बीच में आप बेच नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं कि अगर आपने जो भी प्रॉपर्टी ली थी और 5 साल के भीतर ही आपने बेच दिया है तो क्या होएगा कि जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी है इन 5 सालों में या 5 सालों के बीच जब तक आपने बेच दिया, तो वो क्या है दोबारा से एडेड बैक हो जाएगी आपके इनकम में। तो दोबारा से जिस साल में आपने ये गलती कर दी है या आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है तो वो दोबारा से आपके इनकम में जुड़ जाएगी और उस साल को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही कि इन विच ईयर, जिस साल में आपने हाउस को सोल्ड कर दिया उसी में। अच्छा, अब ये जो आपका 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है ये बेसिकली 80C के तहत में इसमें आता है, एलआईसी और बाकी चीज़ों का भी इसमें होता है। तो इसका मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक है। तो इसी अमाउंट में वो बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो 1.5 लाख रुपए का है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन जो आप ईएमआई में पे कर रहे हैं पूरे साल में वो तो जाएगा ही। आपने अगर स्टैंप ड्यूटी भी करी है तो जो फर्स्ट ईयर में जब भी आपने पहली बार रजिस्ट्री कराई होगी तो उस साल जो स्टैंप ड्यूटी है ये हर बारी तो होएगा नहीं, तो उस साल की आपके स्टैंप ड्यूटी भी फ्री हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ अगर होते हैं तो ये बेसिकली फर्स्ट ईयर ही होता है कि जिस साल में आपने हाउस परचेज किया है उसी साल में आपको डिडक्शन
डिडक्शन ये भी मिल जाएगी मतलब प्रिंसिपल पोर्शन के अलावा। प्रिंसिपल पोर्शन को कितना अमाउंट जो है आपको 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाएगी। अब रही बात इंटरेस्ट पोर्शन की, क्योंकि इंटरेस्ट पोर्शन जो है प्रिंसिपल शुरुआत में कम कम होता है, आखिर में जाकर के प्रिंसिपल पोर्शन को ज़्यादा पे किया जाता है। ऐसे शेड्यूल बनते हैं हर किसी बैंक का, ऐसे ही अपना उनका कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन का। तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहे होते हैं आप हर बारी, तो इंटरेस्ट अमाउंट की रिपेमेंट में आपको किस तरह का इंटरेस्ट अमाउंट में आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे वो नीचे देखिए। अगर आपने जो परचेजेस किए हैं वो हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब आप खुद रहने जा रहे हैं या खुद रह रहे हैं, आपने उस मकान को लेट आउट नहीं कर रखा है, किराए पे नहीं चढ़ा रखा है। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और आपने उस पे इंटरेस्ट लिया है उस हाउस पे, तो आपको 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट पोर्शन की। ठीक है, इसको आप सेक्शन 24 में कैलकुलेट करते हैं, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और वही अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी ले रखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी वाला जो है सीन, तो उस वाले केसेस में आपको ये 2 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट पोर्शन है इसकी कैपिंग नहीं है, वो उसके लिए लिमिट ज़्यादा लगाई गई है कि आप जितना मर्जी पे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी में टोटल आपने दे रखी है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कैप जो है कि लॉस इससे ज़्यादा बियर नहीं हो पाएगी, तो वो 2 लाख रुपए ही है। तो आप इसमें अमाउंट आप देखना पड़ेगा कि वो कितना भी है, लाख 1.5 लाख रुपए जितना भी है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो 2 लाख रुपए है, तो उसकी लिमिट अपर वाली नहीं दे रखी है। फिर उसके बाद क्या क्या कहते हैं कि अगर आपने जो परचेज ऑफ हाउस जो लिया है, वो हाउस जो है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसके लिए लोन लिया है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो हाउस जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है वो विद इन 5 ईयर आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब आपको 2 लाख रुपए की वो डिडक्शन जो है इंटरेस्ट पोर्शन के मिल जाएगी। अदरवाइज अगर कंप्लीट 5 साल से आगे हुई होगी तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 ही मिल पाएगी। और सेम कंडीशन लेट आउट प्रॉपर्टी में है कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जरूर है, लेकिन वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, वो किराए के लिए है, तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं शो कर रखी है, वो आप किसी भी अमाउंट तक जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो कैपिंग की हुई है वो 2 लाख रुपए ही है, तो इसकी भी मैक्सिमम या अपर लिमिट 2 लाख ही हो गई। अब आता है प्री कंस्ट्रक्शन डिडक्शन। ये क्या चीज़ है कि आपने कोई ऐसा हाउस ले लिया या अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस ले लिया है जिसकी आप ईएमआई पे करने लग गए हैं, या आपने लोन लिया है लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या कंस्ट्रक्शन होके ली हुई है, आप ईएमआई भी पे कर रहे हैं पर आप अभी रह नहीं रहे। तो अगर नहीं रह रहे हैं और उस पर ईएमआई पे कर रहे हैं, तो उसका जितना भी इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो आपको जो है, कहने का मतलब वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप रहना शुरू कर दें या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद तो अगले 5 सालों तक के आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर में, या बेसिकली कह सकते हैं कि पूरा 100% जितना भी आपने इन कंप्लीशन से पहले, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन से पहले जितना अमाउंट के इंटरेस्ट फिगर को आपने पे किया होगा, उसको 20% आप पर इंटरेस्ट पोर्शन का ही मिलेगा। तो 20% पर ईयर आप शो करते रहें तो 5 साल में आपका 100%, यानी कि जो भी आपने कंप्लीशन से पहले आपने कोई भी ईएमआई पे किया होगा तो उसका सारा समूचा जो है अगले 5 सालों में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अदर वाला तो वो मिलता रहेगा, ये खाली है कि प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले वाले डिडक्शन को आपको 20% की कैपिंग दी हुई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते पर ईयर, तो 5 सालों में वो पुराना वाला भी इंटरेस्ट पोर्शन आप पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल लोन चल रहा होगा उसका इंटरेस्ट तो आपको सेक्शन 24 में आपको मिल ही जाएगी। और बेसिकली ये भी है कि अगर आपने वो दोनों चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं और सेम ईयर में कर रहे हैं तो तब भी आपका मैक्सिमम जो है लॉस का जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 2 लाख रुपए तक की है। तो उस हिसाब से आपको देखने पड़ेंगे कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए ही मिल पाएगी दोनों चीज़ें, यानी कि पीसीडी मतलब प्री कंस्ट्रक्शन वाला जो था, तो सेक्शन 24 के इंटरेस्ट ऑन लोन वाला और प्री कंस्ट्रक्शन वाला, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनके अलावा आपको कौन सी चीज़ें जो देखनी है, तो 2 डिडक्शन और मिल सकती है आपको। एक होता है, मैं पेन ले लूँ,
तो ये सेक्शन 80 डबल ई और सेक्शन डबल ई ए। तो सेक्शन 80 डबल ई जो है लोन सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर, इसमें बोल रहे हैं कि आपने जो लोन लिया हुआ है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 16-17 में आपने लोन सैंक्शन करा रखा होगा, यानी कि उसका पीरियड कंसीडर किया गया 1/4/2016 से लेकर के 31/3/2017 तक। तो आपको ये सेक्शन 80 डबल ई को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके बाद लोन सैंक्शन है तो वो आपको इस वाले कवर में नहीं किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये 2013-14 और 14-15 में ये सेक्शन था, इसको आगे इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसे फर्दर लेके आया है। और इसी के साथ ही सेम सिमिलर एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2019 से, सेक्शन 80 डबल ई ए करके। तो ये बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है और ये नए फर्स्ट टाइम बायर के लिए इन्होंने एक नया स्कीम जो जारी कर रखा है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आपने लोन सैंक्शन करा है किसी भी हाउस के लिए लोन लिया है, तो उसका लोन सैंक्शन अगर 1/4/2019 से लेकर के 31/3/20 के बीच में अगर आपने लोन सैंक्शन कराया है, तो उस केसेस में आपको हर साल जो है 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शन आप इंटरेस्ट पोर्शन का ओनली आप ले सकते हैं। और 80 डबल ई में आपका 50,000 तक ही था। तो ये आप अगर ऐसे सोच सकते हैं कि 80 डबल ई भी कंसीडर कर लिया और सेक्शन 80 डबल ई ए कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने 16-17 में ले लिया और फर्स्ट टाइम बायर थे आप, तो 16-17 में ले लिया तो आप दूसरी बार में तो फर्स्ट टाइम बायर नहीं रह पाएंगे, तो आप 80 डबल ई कंसीडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 80 डबल ई आपका 19-20 में ले लिया, यानी इस साल लोन सैंक्शन करवाया है, तो आपको साइमल्टेनियसली आपको 80 डबल ई भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप वहां पे भी फर्स्ट टाइम बायर नहीं हो पाएंगे और ये दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते। तो आपका मैक्सिमम, और ये ओनली इंडिविजुअल केसी के एसएससी के लिए ही है। तो इसका लोन सैंक्शन पीरियड यहाँ से दोबारा दिखाया गया है। अब इस पे स्टार मार्क इसलिए लगाया है कि इसकी जो लोन सैंक्शन वाली जो पीरियड है 19 से लेकर के 20 तक, इसको आगे एक्सटेंशन किया गया और इसको 31 मार्च 2021 तक हो गया है। फाइनेंस एक्ट 2021 वाला में भी इन्होंने 22 तक के इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसको इफेक्टिवली 1 अप्रैल 2022 से ही हो पाएगा। तो इसीलिए अभी तो आपको मानना है कि अगर आपका लोन जो सैंक्शन है 1/4/2019 से लेकर के 31 मार्च 2021, मतलब 1 साल और एक्सटेंशन किया गया है, तो इस साल तक आपका लोन सैंक्शन हुआ है, तो आप 1.5 लाख रुपए तक के डिडक्शन आप ले सकते हैं। और ये इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये एडिशनल डिडक्शन है या फिर वो सेक्शन 24 वाला उससे नहीं मिलेगा। तो नहीं, ये ओवर एंड एबव है, वो वाला भी चलेगा, वो वाला भी डिडक्शन मिलेगा और आपको ये 1.5 लाख रुपए या 50,000 वाली दोनों डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके अगर प्रॉपर्टी वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख से ज़्यादा की नहीं है और लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा की नहीं है, तो आपको ये 80 डबल ई वाली 50,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सेक्शन 80 डबल ई ए के अंदर उस प्रॉपर्टी वैल्यू जो है और कम कर दी है, 50 लाख से 45 लाख कर दी है, लेकिन ये लोन अमाउंट को यहाँ से हटा दिया गया। डेफिनेटली अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है तो इसकी 90% के अप्रॉक्स ही आपको एनबीएफसी या बैंक जो है आपको लोन दे पाती है, तो उससे नीचे ही रहेगी। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया प्रॉपर्टी वैल्यू आपका 45 लाख से नीचे है, तो आपको ये 1.5 लाख के डिडक्शन मिल जाएगी। और थर्ड जो क्राइटेरिया है या कंडीशन है, कह रहे हैं कि कोई और हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिडक्शन ये वाली नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपको कितने की बेनिफिट मिल जाएगी। तो 80C में आप देखें तो 1.5 लाख की मिल गई और सेक्शन 24 में आपकी मिल गई 2 लाख रुपए तक की। और ये 80 डबल ई ए में आपको मिल गई, 80 डबल ई में आपको मिल गई जाकर के 1.5 लाख रुपए तक। तो आपका जो है 5 लाख तक रुपीज आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।